नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की खास पेशकश यूपी कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो धीर, गंभीर, शांत, सौम्य, शालीन स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आजकल इस ठंड में भी गर्मी बहुत हो रही है और गर्मा गर्म बयान भी बहुत आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह की। जयंत, ये गर्मी बड़ी हो गई है। गर्मी तो हमेशा ही फूट है। फूट कर निकल रही है। देखिए, जवाब तो देना पड़ता है, लेकिन बस इतना अंतर है कि बड़े जिम्मेदार पद पे बैठे व्यक्ति धमका रहे हैं और मैं अपनी बात व्यंग में कह रहा हूँ। तो योगी आदित्यनाथ अगर ये कहते हैं कि मई जून में मैं शिमला जैसी ठंड ला दूंगा, तो आप कह रहे हैं ये धमकाया जा रहा है। धमका किसको रहे हैं योगी आदित्यनाथ? मुझे लगता है उन्हें खुद ही नहीं मालूम किसको धमका रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएंगे, इस तरह की भाषा यूज़ करेंगे, यहाँ के लोग तो इस तरह की चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैराना के बाई इलेक्शन के पहले भी एक चीज़ चली थी, आपको याद होगा, एक एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ जाके उस तरह से उंगली हिलाते हुए धमका रहे थे पब्लिक को। जो वादकारी उनसे मिलना चाह रहे थे, जो मतलब जिनके घर में डेथ हुई है, संवेदना व्यक्त करने के बजाय ऐसा लग रहा था कि वो धमका रहे थे। वही बात मैंने कैराना के बाई इलेक्शन में कही थी और उसका बहुत बड़ा प्रभाव गया था। जितना वो अटैक करेंगे, जितना वो कोशिश करेंगे हमें दबाने की, हम उतने और शक्तिशाली होंगे और जवाब पब्लिक देंगे। और आप ये देखिए कि जिस पद पे वो बैठे हैं, ऐसा लग रहा है वो एक हारे हुए व्यक्ति की भाषा बोल रहा है, जैसे खुद एक अपराधी हो जिसने खुद के मुकदमे वापस लिए हों, और उसी तरह की वो भाषा और बोलचाल और शैली में वो रहता हो। हम ये क्यों ना माने कि वो अपराधियों को, दंगाइयों को, आतंकियों को कह रहे हैं कि ज्यादा गर्मी ना तो दिखाओ। मतलब पूरा मुजफ्फरनगर और कैराना वो 20% में ही आता होगा, जिसकी गिनती वहाँ लखनऊ में होती नहीं इनकी नज़र में। गोरखपुर में उनको लिस्ट से काट दिया गया, यही मान लेते हैं। और मुजफ्फरनगर, कैराना से जुड़ा बिजनौर, बुलंदशहर, बागपत, सभी तमाम ज़िले, क्योंकि यहाँ आपस में मतलब रिश्ते बड़े वैसे हैं, मतलब घर घर के, परिवार के, और एक ही मिजाज है, एक ही स्वभाव है। तो मैं तो मानता हूँ पूरे पश्चिम का अपमान करके जा रहे हैं योगी जी। तो आप भी जो तल्ख टिप्पणी करते हैं कि नहीं जी रजाई ओढ़ लो, आपके सर में ठंड घुस गई है, तो ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जा रहा है। लेकिन मैं तो हंसा रहा हूँ, वो धमका रहे हैं। नहीं, धमका आप भी रहे हैं कि चर्बी बहुत चढ़ गई है बीजेपी के नेताओं को, इनकी चर्बी उतार देंगे। हाँ, क्योंकि वो बक्कल उधेड़ देंगे। और मैं ठेठ भाषा में कहूँ, वो शब्द आपने इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, वो अंतर उसमें भी है। हाँ। अंतर ये है कि गांव-गांव में जो लोग जा रहे हैं उनको भगाया जा रहा है, तो इस बहाने कम से कम जो उनका मोटापा है वजन का, वो कम हो जाएगा। नहीं, उनको आज मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, मतलब चर्बी चढ़ गई है तो मोटापा कम हो जाएगा ना। तो ये भी आप भी तो धमका रहे हैं या उत्तेजित कर रहे हैं अपने समर्थकों मैं को? तो उनके भले के लिए कह रहा हूँ, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। बीजेपी का स्वास्थ्य ठीक करना है इस बार चुनाव में। और आप ये कहते हैं कि हम तो गर्म मिजाज हैं ही, हमारे खून के अंदर गर्मी है, मुझे तो जैकेट भी, ये देखिए, ज़्यादा कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज भी हम अच्छे खासे ठंडे मौसम में बैठे हुए हैं, मैं फुल जैकेट पहने हुए हूँ, आप हाफ जैकेट पहन रहे हैं। पर इस तरह के बयान कभी चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह नहीं देते थे। राजनीति अब बदल गई है और इस शैली को जितना आप तरीके से अपनी बात कह सकते हैं, उसे आपको अपनाना पड़ता है। और संदीप जी, आप भी इसी मिजाज के हो। मैं आपके शोज़ देखता हूँ, तुरंत जवाब देना, प्रतिक्रिया देना, वन लाइनर देना, ये इस क्षेत्र का कल्चर रहा है। तो इस क्षेत्र के कल्चर में अब आप ये कहने लगे कि मैं हेमा मालिनी नहीं बनना चाहता। हमारे कल्चर में महिलाओं के सम्मान की भी बात आती नहीं, उनका कोई इसमें उनके व्यक्तिगत छवि पे कोई मैंने लांछन थोड़ी नहीं लगाया। वहाँ एक इसका कॉन्टेक्स्ट है, एक संदर्भ में वो बात कही गई थी। योगेश नौवार जो हमारे वहाँ मार्च से एक दावेदारी कर रहे थे, जो चुनाव नहीं लड़ पाए, उन पे बड़ा बीजेपी वो हरियाणा से बहुत बड़े नेता को उतार दिया ना आपने, संजय राठौर को। वही फैसला लिया गया, सामूहिक हित को देखते हुए लिया गया। लेकिन उन पे बड़ा बीजेपी का दबाव था। तो मुझसे पहले योगेश नौवार बोले और उन्होंने कहा, मुझ पे इन्होंने ऑफर दिया कि आ जाओ और एमपी लड़ा देंगे। तो मैंने, जब उसने कहा कि एमपी लड़ा देंगे, तो मैंने कहा कि आपको अमित शाह जी ने कहा कि आपको हेमा मालिनी बना देंगे।
और मैं आपको बहुत पीछे ले जाता हूं कि जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, तो ये किस्सा शायद लोगों ने सुना हो, नहीं सुना हो, तो गुड़ बांटा गया था पूरी दिल्ली में। और हमारे क्षेत्र के लोग जब खुशियां मना रहे थे, तो एक के मुंह से निकला कि आज का दिन जो इतना अच्छा है, क्यों? तो चौधरी चरण सिंह आज इंदिरा गांधी बन गए। तो उस कॉन्टेक्स्ट, उस संदर्भ में जो लोग उस बात को जानते हैं, इसलिए मैंने वो बात कही कि वो पद इशारों में वार बहुत तीखे कर रहे हो आप। 2014 की हार की शायद खलिश वो तलखी भी नहीं अभी खत्म हुई है। नहीं, हार का कोई फर्क मुझ पर नहीं पड़ा। जैसा चुनाव जीतने के पहले जब मैं जैसा था, जीतने के बाद और हारने के बाद, मुझे लगता है मैं वैसा ही। आप एक और बयान देते हैं, अलीगढ़ में अगर सरकार या योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ये घोषणा करते हैं डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा और रक्षा को और मजबूत करने की बात होगी, तो आप कहते हैं कि जी यहाँ से गोली चलेगी, पाकिस्तान पर मारी जाएगी, उससे देश की तरक्की कैसे होगी? अगर देश रक्षा के लिहाज से मजबूत होता है तो क्या ये देश? ये भी खुद योगी जी का बयान था, उन्होंने भाषण में दिया। बुलंदशहर के नौजवानों को कह के गए कि बुलंदशहर का जो नौजवान गोली दागेगा पाकिस्तान में तो इस क्षेत्र की तरक्की हो जाएगी। ये उनके बोल हैं, मेरे बोल नहीं हैं। अब ये तो उनको सफाई देनी चाहिए। अगर आप कॉरिडोर बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, मैं स्वागत करूँगा और हम लोग भी उसी तरह से काम करेंगे। और देश की रक्षा और अखंडता से कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरे भाई हैं जो वहाँ तैनात हैं, हमारे घर के लोग, गांव के लोग हैं, तो आप जो ये वहाँ भी सीमाओं कहते पे हैं शहीद हमारे लोग होते लेकिन हैं। उससे तरक्की का क्या रास्ता है? मतलब हम युद्ध करेंगे तो देश की तरक्की हो तरक्की जाएगी के लिए ही तो लोग शहादत देते हैं कि नहीं? नहीं, देश के संरक्षण के लिए हम जवाब देते हैं। भारत की कल्चर ये कभी नहीं रही कि हम आक्रमण करना शुरू कर देंगे, औरों पे वार करना शुरू कर देंगे। जवाब दे सकते हैं हम, अपनों को सुरक्षित रखने के लिए हर हद पार कर सकते हैं, लेकिन हम पहला वार नहीं करेंगे। ये देश की हमेशा पॉलिसी रही। अब योगी जी उसको भी बदलना चाहते हैं। पर योगी जी अगर कानून व्यवस्था को, गुंडों को उन पर नकेल कसने की बात करते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? जिस बुलंदशहर में वो कह के गए ना, वहीं एक पीड़ित परिवार की जो कहानी अब निकल के आ रही है। मैंने भी ट्वीट किया और भी कुछ लोगों के अब संज्ञान में आया है कि जिस तरह से हाथरस में एक पीड़ित परिवार के साथ जो कुछ हुआ, एक घिनौना अपराध होता है लड़की के साथ, उसे मार दिया जाता है, फिर उसे दबाने में पूरी सरकार जुट जाती है, रात के अंधेरे में उसकी आखिरी क्रिया कर दी जाती है। ये आरोप है उस पीड़ित परिवार का, और कोई भी इनमें से बीजेपी के नेताओं में से उस परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचा। सच्चाई ये है कि जिस बुलंदशहर में योगी जी इतने बड़े बड़े दावे करके गए, वहीं इस तरह की वारदात हो रही है और हर जिले में इस तरह की वारदात हो रही है। नहीं, राम राज्य तो कोई नहीं ला सकता ना, ऐसे वाकये तो होंगे। आप ही के सवाल गवर्नमेंट रिस्पॉन्स का बाकी लोग, बाकी इलाकों में दादा कहा जाता है, ग्रैंडफादर कहा जाता है, हम बाबा कहते हैं। आपके बाबा भी तो 70 के दशक की शुरुआत में गुंडा कानून लेकर आए थे ना? जी, गुंडा कानून वही लाए थे और बहुत सख्त थे, और उनमें उनके रैंक्स में, उनके पार्टी में, उनके संगठन में जो कोई मानता था कि मैं उनके करीब हूँ, वह भी कोई गलती नहीं कर सकता था। नियम और कानून के बड़े सख्त थे और वो खुद के लिए भी उन बातों को पालन करते। तो इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता को कि जब हमारी भागीदारी सरकार में होगी और हम और अखिलेश जी मिलकर सरकार को चलाएंगे, और अखिलेश जी का भी इसमें एक विजन है, वो भी बहुत साफ गई से बात को कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं हो। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है क्या? और खास आपके ऊपर कोई बैगेज नहीं है, पर अखिलेश यादव क्या ये बोझा ढो रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव का राज आएगा तो यादव मुसलमान गुंडई पर उतर जाएंगे? आप साथ हैं तो अब जाटों का भी नाम इसमें चस्पा हो रहा है। योगी जी का बयान देख लीजिए क्या कह रहे हैं। आप अखिलेश जी के मुंह से कभी यादव यादव नहीं उनको सुनेंगे। मैं कभी जाट जाट चिल्लाता नहीं आप पाओगे कि मैं बोल रहा हूँ इन बातों को। वो तो खुल के इस बात को कह रहे हैं। तो इस तरह का पक्षपात आप सत्ता पे रहते हुए अगर कहेंगे और इस तरह के आपके बोल होंगे, तो हर वर्ग में आप एक मैसेज दे रहे हो। और बैगेज की बात यह है कि हर एक आदमी अपने जीवन के अनुभव से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेता है और सीख लेता है। और आज जो युवा है, जो यूथ है, जो महिलाएं हैं, हर वर्ग को आज एक नई उम्मीद जाग रही है कि अब अखिलेश जी और हम मिलकर जब काम करेंगे तो एक नई दिशा उत्तर प्रदेश को देंगे। उस नई दिशा में युवा अहम हो जाता है
और जयंत, आपने अपने घोषणा पत्र में बल्कि सबसे पहले घोषणा पत्र जारी किया और 1 करोड़ रोजगार की बात की आपने। समाजवादी पार्टी 20 लाख रोजगार की बात करती है। अभी हाल ही में बजट आया, बजट में 60 लाख रोजगार 5 साल के अंदर देने की बात होती है। हमने भी लेकिन 5 साल में बोला है। आपने भी 5 साल में बोला, लेकिन सड़क पर जो हकीकत है वो ये कि युवा बेरोजगार लगातार होता जा रहा है, या कम तनख्वाहों पर बेरोजगारी का पैमाना भी क्या है? एक हफ्ते में 1 घंटा काम कर लो, आपको माना जाता है कि आप एम्प्लॉयड हैं। आरआरबी को लेकर, उसके एनटीपीसी एग्जाम को लेकर 1 करोड़ 15 लाख बच्चे, 35,000 नौकरियां 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। हकीकत तो ये है ना जयंत? बिल्कुल है, और यही मुख्य चुनौती है। लेकिन कम से कम उसके लिए हमारे पास एक विजन है, एक प्लान है, एक टारगेट, एक लक्ष्य है। ये नहीं कि हम आज एक लक्ष्य दे दें, फिर 5 साल बाद उसको और आगे बढ़ा दें। जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं कि 22 में आय दोगुनी होनी थी, लेकिन अब ये अमृत बजट है जो 25 साल तक जो है आपको जो है अमृत का लाभ देगा। तो ये तो शिफ्टिंग गोल पोस्ट इनकी एक रणनीति का हिस्सा बन चुका भाजपा का। आज जो हम बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। हमारा लक्ष्य है, उस ओर हमें काम करना है। सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए यही होगी। लेकिन एक तो आप गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को, जो सरकारी उपक्रम है उत्तर प्रदेश के कई सिक यूनिट्स हैं, उनको रिवाइव कर सकते हो। जो विभागों में वैकेंसीज़ हैं उनको आप सही समय पे भरने का काम कर सकते हो। और जब लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करोगे, मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, आप उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स दे सकते हो कि आके उत्तर प्रदेश में वो निवेश करें। फिर जिस तरह की योजनाओं की हम बात कर रहे हैं, अखिलेश जी ने भी कहा और हमारे घोषणा पत्र में भी है कि शहरी क्षेत्रों में और असंगठित उद्योग में काम कर रहे जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, उनके आर्थिक सुरक्षा के लिए हम एक नई योजना बनाएंगे। नहीं, जैसे नरेगा की स्कीम है, ये हर घोषणा पत्र में होता है जयंत। देखिए, लेकिन अमीरी और गरीबी में जो खाई है वो के शेप्ड रिकवरी हो रही है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। 98 लोगों के पास जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति 55.5 करोड़ लोगों के उपाय पास क्या है? उपाय ये नहीं है जिस तरह का बजट देश में आज आया है, जिसमें नरेगा की चर्चा ही नहीं होगी। इसलिए मैं अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। जिस तरह गाँव में आप नरेगा योजना के माध्यम से लोगों को सहारा दे रहे हैं, इस बजट में आप 44 दिन मात्र का आप एम्प्लॉयमेंट नरेगा स्कीम में दे रहे हैं। 2018-19 में आंकड़ा 50 दिन का था, कानून में वो प्रावधान 100 दिन का है। तो सरकार खुद ही मान रही है। आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है कि इसकी डिमांड बढ़ गई है। अभी भी हम प्री कोविड के टाइम से आप देखेंगे तो इसकी बहुत डिमांड है नरेगा योजना की। गाँव-गाँव में डिमांड हो रही है काम की, काम हम दे नहीं रहे। बजट उसकी हम कटौती कर रहे हैं। 1,11,000 करोड़ दिया, मैं वही तो बात पिछले साल खर्च हुआ, और इस बार 73,000 करोड़ दे रहे हैं। ये सब्ज बाग तो हर राजनीतिक दल दिखाता है ना। इसलिए हम नई स्कीम लाए। बेरोजगारी की समस्या, किसानी की भी बात कर लें, और अब संयुक्त किसान मोर्चा मिशन यूपी पर भी निकला है। शायद आपकी बात से खिलेंगी कि ठीक है, थोड़ा सा और जोर मिल जाए। जी, किसानों का दबाव तो बनना चाहिए। हम उस दबाव को सहन कर सकते हैं। कमाता है किसान, हम उस दबाव को सहन कर सकते हैं क्योंकि ईमानदारी से हम उनके लिए काम करेंगे। बीजेपी से वो दबाव जो है झिलता नहीं है। उनकी हालत पतली हो जाती है जब किसान सड़क पे आता है, उन्हें सहन नहीं होता। लखनऊ नहीं जा सकता किसान। 5 साल से कोई किसान आंदोलन में किसानों को लखनऊ नहीं जाने दिया गया। दिल्ली की देश की राजधानी में किसान घुस नहीं सकता आज। नहीं, मेरा सवाल ये है, एमएसपी 1967 से है, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1967 से है, जो कानून है, कानूनन आपको भुगतान करना होगा। 14 दिन में नहीं करते तो आपको ब्याज भी देना होगा। आज तक किसी ने वो ब्याज नहीं दिया। 74,171 रुपए का कर्ज है किसानों पर, जो 1971 में आय थी किसान की, 2016 में वो 19 गुना बढ़ी। एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह भी 150 से 200 गुना बढ़ गई। तो ये घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं क्या किसानों के लिए? नहीं, हम तो नहीं बहाते घड़ियाली आंसू। हम उनके बीच रहते हैं और हमारी पृष्ठभूमि भी रही है कि ईमानदारी से हम लोगों ने काम किया है। बीजेपी की देखिए मुद्दे ही अलग हैं। अब चुनाव, बीजेपी की बात नहीं है ना। मैं आपको बता रहा हूं, आप मुझसे पूछ रहे हो कि सबकी सरकारें रही, उन्होंने क्यों नहीं काम किया। आज बीजेपी की सरकार है, वो इस पे काम कभी नहीं करेंगे क्यों? उनके चुनावी मुद्दे ही अलग है। आप खुद देख रहे हैं, अब किसान की बात खुद ही नहीं कर रहे, चुनाव के वक्त भी नहीं कर रहे। चुनाव के वक्त भी किसानों के लिए इस देश के बजट में कुछ नहीं दिया, इतने कंजूसी। और खुद जो उनके बयान हैं वो जिन्ना से शुरू होते हैं, औरंगजेब को गाली देते हैं, पाकिस्तान पे अंत हो जाते हैं। ये योगी जी के भाषण है। तो उस गेम में आप भी तो शामिल हैं। हम नहीं, अखिलेश यादव भी हम तो किसान की बात कर रहे हैं।
वो जिन्ना की बात करते उन्होंने हैं, एक पाकिस्तान। उन्होंने एक बार कहा, वो एक इतिहास के एक वर्णन को सरदार पटेल के उसमें संदर्भ में वो कुछ बात कह रहे थे, जिसको काट के उन्होंने उसको दूसरा मतलब देने की कोशिश की बीजेपी ने। और मैं तो कल भी बोल के आया हूँ कि जिन्ना हारेंगे गन्ना जीतेंगे। जो जिन्ना जिन्ना चिल्ला रहे हैं वो हारेंगे, और जो गन्ना की खेती कर रहे हैं उन किसानों की लड़ाई लड़ते हैं वो जीतेंगे। तो जो ये नैरेटिव जो बन रहा है उसको काटने के लिए आपने एक खत भी लिखा है, एक पत्र भी लिखा सबके लिए। तो आपके लिए चुनावी जीत कितनी अहम है, और सामाजिक समरसता और भाईचारे की जो आप दुहाई दे रहे हैं, भाईचारे के लिए चुनावी हार सहने को तैयार है कि जयंत सिंह? मैं हूँ, चौधरी साहब भी थे, इसलिए मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े। बड़ा टफ इलेक्शन था। बागपत जिस क्षेत्र से हमेशा वो प्रतिनिधि रहे हों, उस क्षेत्र को अपने वो कहते थे मेरा आखिरी चुनाव है। हम लोगों को कहते थे परिवार में बैठाकर कि मैं, उनकी इतनी कोई प्रबल इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की या सत्ता में रहने की। वो सिर्फ इसलिए लड़ रहे थे चुनाव कि मुजफ्फरनगर लड़ूंगा तो लोग जो आपस में जो एक अविश्वास बन गया है वो दूर हो जाएगा, लोग साथ मतदान करेंगे, कहीं ना कहीं एक नई कड़ी जुड़ेगी। लेकिन लोग ये भी तो कहते हैं ना, आप भी अपनी सुविधा अनुसार गठबंधन में, अलग अलग गठबंधनों में शामिल हो जाते हैं। 2009 में आपने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, और 2013 में मुजफ्फरनगर हुआ तो यकायक आपके चक्षु खुले। नहीं, मुजफ्फरनगर की वारदात बहुत एक दुखद थी, और आज भी उन बातों को सोच करके बुरा लगता है। और इसलिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि बार बार उसकी याद दिलाने वाले लोग कौन हैं, उसका फ़ायदा उठाने वाले लोग कौन हैं, जिनकी ज़ुबान पे बस खून, सर पे खून सवार है और वही खूनी बातें करते हैं। और सही में आज वो लोग सत्ता में बैठे हैं। जनता को ये भी पहचानना चाहिए। अब हमने खामियाजा भुगता है, लेकिन भाईचारा सिर्फ हमारे राजनीतिक लक्ष्य का एक हिस्सा नहीं, वो तो देश के लिए एक गंगा जमुनी तहजीब जो कहलाती है इस क्षेत्र में, उस संस्कार को बचाने के लिए एक लड़ाई है, और हम सबको लड़नी पड़ेगी। या अस्तित्व की भी लड़ाई है, इस क्षेत्र के अस्तित्व की लड़ाई नहीं, आपके राजनीतिक अस्तित्व की भी लड़ाई है। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ रहा। मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी रिवाइव होगी तो देश भर के किसानों को कुछ हिम्मत मिलेगी। एक आखिरी सवाल, वो सलीम जावेद की जोड़ी की बड़ी बात होती है, शोले फिल्म के डायलॉग भी बहुत याद किए जाते हैं, छोटे छोटे किरदार भी आज भी आपके जहन में वो एक छाप छोड़ कर जाते हैं। तो ये जयंत चौधरी का नया अवतार जो आया है, मैं चवन्नी नहीं कि पलट जाऊंगा, बीजेपी ने ऐसी खीर नहीं बना सकती जो मैं खाऊं, अब उसके बाद चर्बी उतार दो, मैं हेमा मालिनी नहीं बनना चाहता, ये स्क्रिप्ट राइटिंग कौन कर रहा है आपकी? चलिए, आप मुझे हायर कर लीजिएगा। ये तो खुद ही आता है, जनता के बीच जाते हो तो उस जोश में बातें बोली जाती हैं। शायद योगी जी ने हमें ज़्यादा गर्म कर दिया, और माहौल को ठंडा करने की ज़रूरत है। नहीं करने की ज़रूरत है, गर्म है और रहेगा। 58 पहले चरण में मतदान सीटों पर और 55 पर दूसरे चरण में, कुल मिलाकर 113 सीटें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, व्यापक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखें तो 136 सीटें, जिसमें बीजेपी ने जीती 109। कोई ताल ठोकते हैं आप कितनी जीतने वाले हैं 136 में से? मैं अभी 403 की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो डे बाय डे जा रहा हूँ। रोज़ हमारी गति बढ़ रही है, रोज़ हमारा कुनबा बढ़ रहा है, हमारी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। और यूथ, मैं आपको बता नहीं सकता, जो नौजवान, हमारी जो सभा होती थी तो पगड़ी वाले ज़्यादा रहते थे, जो कभी चौधरी साहब के साथ नौजवान खड़ा होता था, आता था, सुनता था, लेकिन उसके अंदर शायद वो कनेक्ट हम लोग नहीं बना पा रहे थे। पिछले 2 चुनाव की मैं कह सकता हूँ। इस बार पगड़ी वाले पीछे हैं, खड़े हैं, देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और नौजवान कूदता हमारे साथ चल रहा है। इसलिए मुझे एक उम्मीद बन रही है कि अप्रत्याशित नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। युवा तय करने वाला है इस बार, आप कह रहे हैं युवा के हाथ में चाबी आ गई है सत्ता की। बिल्कुल करेगा। वो गर्म युवा जो गर्म है वो ही गर्मी लाएगा चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जयंत चौधरी, आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, शालीन, सभ्य, सौम्य, लेकिन आजकल तीखे वार के लिए भी जाने लगे हैं। तो 10 मार्च को खैर पता लग जाएगा गर्मी कहाँ थी और किसे कंबल ओढ़ना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।